गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने टीचिंग लेवल के फर्स्ट लेवल पे चर्चा की थी और पहला जो लेवल था टीचिंग का मेमोरी लेवल, और मेमोरी लेवल का हार्वर्ड का जो शिक्षण प्रतिमान था उसको भी मैंने चारों पॉइंट बता दिए थे और उसके मेरिट डिमेरिट आप लोगों से कहा था कि आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज के वीडियो में सेकंड लेवल जो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी शिक्षण का बोध स्तर, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्मृति स्तर के बाद जो आता है बोध स्तर। स्मृति स्तर को मैंने आप लोगों को बता दिया था कि बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को लर्न करा देना यानी रटा देना, वह स्मृति स्तर में आता है, यानी कि मेमोरी लेवल में आता है। मेमोरी का मतलब ही ये है कि उसकी बच्चे की मेमोरी में हमने इस चीज़ को डाल दिया, चाहे कैसे आया ये कंटेंट इसका कोई भी बच्चे को पता नहीं, लेकिन उसकी मेमोरी में वह होना चाहिए। जैसे 2 का पहाड़ा बच्चे को आपने रटा दिया तो ये पता नहीं है 2 का पहाड़ा कैसे आया, लेकिन बच्चे को 2 का पहाड़ा याद है। ये होता है मेमोरी स्तर। सेकंड जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है शिक्षण का वह स्तर जिसमें बच्चा मेमोरी के साथ साथ यानी रटने के साथ साथ उस चीज़ को ज्ञात करना सीख ले कि आखिर ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है। यानी कि 2 3 6 है तो 6 कैसे आया है, 6 आने का मतलब है 2 की 3 से मल्टीप्लाई की तब 6 आया है। 2 8 16 मीन्स 2 की 8 से मल्टीप्लाई की है तब ये 16 आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चे ने मेमोरी में किसी चीज़ को सीख लिया और उसको जानने का प्रयास कर लिया कि ये आखिरकार कैसे आया, तो वह आता है बोध स्तर में। बोध स्तर जैसे आपको दिख रहा है शिक्षण का बोध स्तर शिक्षण के लिए आवश्यक है। पहले स्मृति स्तर पर हो चुका हो, इसके बाद में बोध स्तर के शिक्षण को सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। बोध स्तर का शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण के आगे की व्यवस्था है, स्मृति स्तर के आगे की व्यवस्था है। अब आप देखिए बोध स्तर को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। उन परिभाषाओं को मैं पहले आप लोग को लिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ और अब मुझे आशा है कि आप लोगों ने वो परिभाषाएं रट ली होंगी। उसके बाद आता है बोध स्तर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर का शिक्षण विचारपूर्ण होता है। विचारपूर्ण का मतलब होता है कि बच्चे ने कोई चीज़ रटी, रटने के बाद उसके मन में वह विचार आना चाहिए कि ये जो शिक्षण प्रतिमान है या जो कंटेंट है वो आखिरकार आया किस प्रकार से, कुछ ना कुछ उसके मन में ये इस प्रकार की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। शिक्षण बोध केंद्रित होता है ना। बोध स्तर का शिक्षण छात्रों में सामान्यीकरण, सूझबूझ तथा समस्याओं के समाधान को विकसित करता है। इस प्रकार के शिक्षण में प्रत्यात्मा, पहचानना, व्याख्या करना, बुद्धि और व्यवहार निहित होता है। यानी कि प्रत्यात्मा माने होता है रिकॉल करना, पहचानना मीन्स उस चीज़ को देख लेना और देखने के बाद उस चीज़ को फोकस कर लेना, व्याख्या करना उसका एक्सप्लेन कर देना, है ना। फिर छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बच्चा अपने अनुसार उस चीज़ को सीख सकता है, उस चीज़ पे चिंतन कर सकता है, बोध कर सकता है। शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया भी होती है। स्मृति में अंतःक्रिया नहीं होती है, जो बता दिया टीचर ने वो बच्चे ने रट लिया, लेकिन इसमें अंतःक्रिया भी होती है कि सर 2 × 3 यानी 6 कैसे आया, तो टीचर बताएंगे 2 × 3 = 6। बच्चा पूछेगा 214 कैसे आया, 2 7 या 14 कैसे आया,
तो टीचर बताएंगे 2 × 7 × 14। इस प्रकार से उनके मध्य अंतःक्रिया भी होती है। मुख्य रूप से तत्वों सिद्धांतों का बोध कराया जाता है। शिक्षण के सोपानों का प्रयोग भी क्रमबद्ध किया जाता है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सबकी सब करेक्टरिस्टिक्स अगर आप बोध स्तर को सीख जाएंगे, बोध स्तर का फंडामेंटल जानकारी आप कर लेंगे, तो मैं मानता हूँ कि इन करेक्टरिस्टिक्स के अलावा भी आप करेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। अब आता है बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान, बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता हेनरी सी मॉरिसन हैं। इसे मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। इसके 4 प्रमुख तत्व हैं। चारों वही तत्व हैं जो कि स्मृति स्तर के थे। स्मृति स्तर के जो 4 थे, उद्देश्य यानी फोकस, संरचना यानी सिंटैक्स, सामाजिक सिस्टम यानी सोशल सिस्टम, मूल्यांकन प्रणाली यानी एवोल्यूशन सिस्टम। ये चारों जो स्ट्रक्चर हैं या चारों जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं इसके मॉरिसन के शिक्षण प्रतिमान के, इनकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं। जैसे उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब है इस प्रतिमान का उद्देश्य छात्र द्वारा प्रत्ययों पर स्वामित्व प्राप्त कर लेना होता है। अर्थात बच्चे को इस चीज़ की जानकारी हो जाए कि हमने जो चीज़ रटी है वो किस प्रकार से आई है। यानी a+b का होल स्क्वायर अगर बच्चे को रटाया है तो बच्चे को पता होनी चाहिए कि a+b मल्टीप्लाई बाई a+b की a+b से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले a की a से करेंगे a² प्लस a की b से करेंगे ab प्लस b की a से करेंगे ab प्लस b की b से करेंगे b²। अब इसको ऐड कर लेंगे तो a² प्लस b² प्लस ab जुड़ जाएगा 2ab हो जाएगा। तो मीन्स जब हमने कोई फार्मूला बच्चे को बताया तो उस फार्मूले की डिटेल भी बच्चे को पता होनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे आई है, तब तो वह ये जो मॉरिसन का शिक्षण प्रतिमान है उसको कंप्लीट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। दूसरा उद्देश्य के बाद है संरचना, सिंटैक्स। बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को 5 प्रमुख सोपानों में बांटा गया है। सबसे पहला है अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन, दूसरा है प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन, तीसरा है आत्मसात्करण एसेम्बलेशन, और चौथा है व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन, और 5वां है वर्णन रिसेप्शिएशन। तो मीन्स अन्वेषण का मतलब होता है खोज करने से होता है या आविष्कार करने से होता है। तो जब बच्चे को आपने कोई चीज़ बताई है, कोई चीज़ रटाई है, तो उसे पता होना चाहिए ये चीज़ कहाँ से आई है, बच्चा उसको खोज सके। यानी कोई अगर पॉइंट पूछ ले तो बच्चा उसको बता दे कि इसका अन्वेषण कहाँ से हुआ था। a+b का होल स्क्वायर मैंने आपको बताया था, तो अगर बच्चे से पूछा जाए तो ये a+b का होल स्क्वायर कैसे आया, तो बच्चा बता दे a+b की a+b से मल्टीप्लाई किया। प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन, कि बच्चे ने कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट किया, कैसे खोजा, उसके बाद कैसे उसको प्रेजेंट किया है। आत्मसातीकरण का मतलब है कि बच्चे ने पहले रट लिया था, फिर उसके बाद उसको बनाना सीख लिया, बनाने के बाद उसने आत्मसात कर लिया कि ये जो क्वेश्चंस है या ये जो कंटेंट है इस प्रकार से ही आत्मसात किया जा सकता है। व्यवस्था का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैंने a+b का होल स्क्वायर बताया आपको, a की a से मल्टीप्लाई की a², a की b से की ab, ठीक है, फिर b की a से की ab या ba प्लस b की b से की b²। अब इसको व्यवस्थित करना है आपको। पहला है a², ठीक है, लास्ट में है b², तो b² को पहले ले आइए, a² प्लस b²। इधर है ab, इधर है ba, तो इन दोनों को ab लिख लीजिए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से बना लीजिए कि एक समान लगने लगे। तो फिर क्या हो जाएगा, ab आप दोनों जगह लिख देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस ab जोड़ेंगे 2ab। यानी ऑर्गेनाइजेशन उसका एक प्रकार से संगठन बन जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद वर्णन का मतलब है कि जब हमने अन्वेषण किया, प्रेजेंटेशन किया, आत्मसातीकरण किया, व्यवस्था भी कर ली, और फिर उस चीज़ का हम वर्णन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये तो हो गई संरचना। संरचना के बाद आता है सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में है कि जो भी कंटेंट बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसका कोई सोशल यूटिलाइजेशन है अथवा नहीं। अगर सोशल यूटिलाइजेशन है
तो बच्चे को किस प्रकार से उस चीज़ को बताया जा सकता है, और नहीं है तो बच्चे को किस प्रकार से सोशल सिस्टम में उस चीज़ को लाया जा सकता है। ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। उसके बाद लास्ट आता है मूल्यांकन प्रणाली यानी एवोल्यूशन सिस्टम। अगर आप सभी सिस्टम को कैलकुलेट कर लेंगे, सभी सिस्टम से अगर आप निकलते चले जाएंगे, तब आप मूल्यांकन प्रणाली पर पहुंचेंगे। दैट इज एवोल्यूशन सिस्टम जो है, लास्ट कंटेंट इसका है मूल्यांकन प्रणाली। अब उसके बाद आता है बौद्ध स्तर के मेरिट्स और डीमेरिट्स। इनको आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से मेरिट और डीमेरिट लिखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरिट और डीमेरिट लिखने में, तो वह मुझसे पर्सनल नंबर पे या फिर ग्रुप पे कंसल्ट कर सकता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और नियमित अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।